Very good morning, children. Welcome to your science class. As we have completed our 5 chapters now, so we have to start the chapter number 6. But you are having test of chapter number 4 on Monday, so I am going to take again that chapter, just a recap so that you all could revise it and learn it properly, recall it, and be prepared for your test. Okay, so we are starting from force. फोर्स इज़ अ पुश और पुल. किसी भी चीज़ पे पुश या पुल का फोर्स लगाएं, लेकिन कैसे लगता है वो? फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन, इधर इट कैन बी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज़रूर होनी चाहिए. ठीक है, देन दिस इज़ जस्ट एन एक्टिविटी कि हमने कोई भी कर रहे हैं. लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, प्रेसिंग इट डाउन विद हाथ. तो हम इसका मोशन चेंज कर रहे हैं, शेप चेंज कर रहे हैं. मोशन की चेंज डो में नहीं आ रही है, बट उसकी शेप चेंज हो रही है. ठीक है, तो मतलब हमारे अब हम करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. सो व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स? सी द पुश एंड पुल. पुश मतलब धक्का लगाना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना. ठीक है, सो यू कैन सी हेयर द पुश एंड पुल. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. देन फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब भी हम रेस देते हैं या चलती हुई बॉल को एक बार फिर से मार देते हैं तो उसकी स्पीड चेंज होती है ना. देन चेंज द डायरेक्शन. आप क्रिकेट बॉल की डायरेक्शन चेंज करते हो जब भी उसको हिट करते हो, और ज़्यादा फोर्स से करते हो तो फिर ज़्यादा हो जाता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है. देन फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. कोई भी चीज़, बॉल ही ले लो, बॉल अगर रेस्ट पे पड़ी है और फुटबॉल जैसे हम खेलते हैं रेस्ट पे है, उसको जब आप किक करोगे तो वी आर मूविंग इट फ्रॉम रेस्ट. एंड देन मेकिंग चपाती फ्रॉम डो, it is we are changing the shape and size of an object. These were the effects of force. Now comes the balance and unbalanced forces. So बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, बड़ी सिंपल सी बात है. अगर आपका दोनों तरफ से फोर्स इज अप्लाइड equal and oppositely on an object, then that force will be balanced when the magnitude is 0. Means the object is at rest and it's not moving. That at that time the magnitude is 0, and when the magnitude is 0, that will be balanced force. The pairs of forces that are equal in magnitude but opposite in direction, their resulting force is 0. ठीक है, रिजल्टिंग, जो मैं मैग्नीट्यूड की बात करी थी, दैट वाज आल्सो द रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड में. क्योंकि रिजल्टिंग में क्या आएगा, दोनों फोर्स को आप देखेंगे कि उसको जैसे आपके दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देन सब्ट्रैक्शन विल बी देयर. और दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, देन एडिशन इज देयर, है ना. सो रिजल्टिंग फोर्स निकालेंगे, और F1 माइनस F2, अगर इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है, उधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है, देन दे विल कैंसिल ईच अदर. 5 माइनस 5 you will get the 0. Okay, but if you are having 5 and 5 in the same direction, then the resulting force will be 10 newton. 5 plus 5. Or you are having any one force greater than the other. See, if we say that F1 is 7 newton and F2 is 5 newton, then the resulting force will be 7 minus 5.
that will be 2 newtons. So this 2 newtons will make the object move. Okay, and that also, when we are applying in the same direction, the object will move with the double speed. So these are the unequal forces acting on a given object, and the resulting force is non-zero. So these are unbalanced forces. Now see the pictures. In the first picture, the boy is pulling the log of wood. Here in this cricket ball से हम आ रहे हैं. Here in this pulley is being pushed, and here is it is tug of war. तो tug of war में ये देखो यहाँ पे force apply हो रहा है. कहाँ कहाँ force हो रहा है? This is muscular force, first one. Second is again the muscular force. Third is again the muscular force, and the फोर्थ वन इज अगेन दोनों के मसल्स का फोर्स लग रहा है ना. और ये जो फोर्स लग रहा है आप देख रहे हो, इससे वर्क भी हो रहा है. ठीक है, सो वर्क इट इज़ मस्कुलर फोर्स. और ध्यान से देखिए कि इसमें हर चीज़ का कांटेक्ट हो रहा है. ये जो रोप से, जिस रोप से इसको पुल कर रहा है, वो रोप उसके मसल के कांटेक्ट में है. ये बॉल को जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया तो क्या था यहाँ पे, दैट कि ये क्रिकेट के साथ, क्रिकेट बैट के साथ कांटेक्ट में आई. देन यहाँ पे पुल्ली को जब पुश कर रहे हैं तो भी कांटेक्ट है. या टग ऑफ वॉर ये है जो, ये भी कांटेक्ट में है. सो दीज आर कांटेक्ट फोर्सेस. सो जो फोर्सेस होते हैं उनको हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. नाउ सी the types of force, contact and non-contact. Contact में we will take the applied force, that is muscular force. Okay, then we are having frictional force, and all these forces you have read in your previous class, so do revise them. Then we are having the non-contact force. These are also magnetic, electrostatic, and revise these forces. We are going to read about the contact forces. जो भी contact करने पे, physical contact करने पे अगर force लग रहा है और उसमें किसी भी तरीके का change आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, but हम force apply कर रहे हैं, then that is contact force. So हम कौन से example ले रहे हैं? Frictional and muscular. Frictional force, I think now it is more understandable to you because we have done the chapter number 5 also. Okay, then muscular force, force exerted by the action of muscles in the body of living beings. ठीक है, जैसे हमने किसी चीज़ को पुल किया, या एनिमल्स ने एनिमल कार्ट, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट, ये सब पुल किया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ muscles. Then the friction force is exerted at every object. If it is stationary, then the static force is exerted on it, and if it is moving, then sliding friction or rolling friction is acting on it. Okay, so the friction force is a force exerted by a surface as an object moves across it or makes an effort to move across it. Okay, then non-contact forces are those type of forces which result even when two interacting objects are still not in physical contact. आपस में पूरी तरीके से physical contact में नहीं भी हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर force exert कर रहे हैं. So force exert कर रहे हैं, जैसे magnets, जैसे ग्रेविटी के कारण हम चल पा रहे हैं, ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन दोनों के कारण हम चल पा रहे हैं, है ना. कोई भी चीज़ गिरती है, नीचे गिरती है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स. देन types of non-contact forces. Force of gravity is the force with which the earth, moon or other massively large object attracts another object towards itself. Then all objects upon earth experience a force of gravity which is directed, जिसकी वजह से हर चीज़ हमारे अर्थ की तरफ खिंचता है ना. Then
नाउ अब ये एथलीट देखो, दिस इज़ हाई जंप की वजह से इसमें ये क्या रहा है कि एथलीट ने जंप किया ऊपर, ठीक है, और ये इसको क्रॉस करके आ रहा है और ये अगेन वापस नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और ये रन किया, रन किसकी हेल्प से किया? मस्कुलर फोर्स की हेल्प से। देन ये हमारा, हम भी जहाँ पे भी बैठे होते हैं ना बेटा, कहीं पे भी बैठे हो, खड़े हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो आपका वेट है दैट इज़ टूवर्ड्स द force of gravity. Then we are having magnetic force. The magnetic force between two moving objects may be described as the effect exerted either by a magnetic charge, by a magnetic field created by the other. मतलब दो मैग्नेट्स आपस में फोर्स लगा रही हैं या कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, या अनचार्ज बॉडी पे भी लगा सकता है। किसी चीज़ को हम रब करते हैं, स्केल को अपने हेयर से रब करो और फिर उसको टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाओ तो वो अट्रैक्ट होगा ना आपके पास, सो दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सर्दियों में हम स्वेटर या स्वेटर वगैरह जब उतारते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के हेयर्स खड़े हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Now we are coming to pressure. Pressure is force per unit area, that is F upon A. Okay, so इसका फिर से हम रिवाइज कर यही कर रही हूँ, बता रही हूँ दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मीन्स अगर हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो प्रेशर कम होगा। बट इट इज़ ऑपोजिट देयर इन द केस ऑफ एरिया, कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ pressure, do remember it, and the SI unit of pressure is Pascal and SI unit of force is Newton, याद रखिए इसको भी। then liquid and air both exert pressure, and here it is pressure of air. Air pressure means pressure exerted by air on any substances, air pressure. Pressure exerted by liquid is liquid pressure. हमने 3-4 एक्टिविटीज़ की थी, सो यू हैव टू डू ऑल दिस। जो हमने किया था कि लिक्विड को और सेम हाइट पे लिक्विड सेम प्रेशर अप्लाई करता है। सो लिक्विड प्रेशर में बेटा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्टेशनरी लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, तो हम उसको क्या कहेंगे? लिक्विड प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, देन वी वर हैविंग सम एक्टिविटीज़ जिसमें क्या था, एक तो ये कि दैट प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ। जैसे जैसे हम उसके नीचे अंदर जाते जाएंगे, बिल्कुल नीचे उसकी डेप्थ में जाते जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके लिए हमने ये फर्स्ट वन वाली एक्टिविटी की थी। हमने एक बॉटल में 4 पॉइंट्स पे होल कर दिए थे, जिससे हमने देखा था जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उससे पानी सबसे दूर जा रहा है और सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो सबसे पास गिर रहा है। सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, या स्ट्रीम ऑफ वाटर जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, दैट मीन्स वो उतना ज़्यादा प्रेशर से आ रही है। तो दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगा? सबसे नीचे वाले पॉइंट पे। सो द प्रेशर इंक्रीजेज एट द डेप्थ। बट वही एक्टिविटी 9 थी। एक्टिविटी 9 में हमें क्या पता चल रहा था? दैट लिक्विड प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। मीन्स अगर हम एक बॉटल लेकर एक ही सेम हाइट पे 2-3 होल्स कर देते हैं तो सभी का जो डिस्टेंस कवर्ड है स्ट्रीम का, दैट विल बी the same one. Okay, so what do you conclude about the liquid pressure? That liquid pressure on the bottom of container does not depend on area of bottom.
एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो गोल है, स्क्वायर है, ज़्यादा है, बड़ा है, बट वो किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड अबव दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर, बेस के ऊपर कितना लिक्विड है, एंड ऑल्सो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कितना लिक्विड डेंस है। देन लिक्विड्स exert equal pressure on all the walls of the container, मतलब वो लेफ़्ट राइट या आगे पीछे एक ही पॉइंट पे अगर हो तो सारी पॉइंट्स पे सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा है। देन अगर हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं एक लिक्विड पे, तो वो पूरे लिक्विड पे ट्रांसमिट करेगा इक्वली, ठीक है। एंड इसका क्या था? सिरिंज या पिचकारी जो आप यूज़ करते हो, ये उसका एग्जाम्पल है। ओके बेटे। देन एयर प्रेशर में हमने एयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ एयर को क्या कहते हैं हम? देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, एटमॉस्फेयर अराउंड अस, ठीक है। देन एटमॉस्फेयर को कैसे आप डिफाइन करेंगे? द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। देन और ये कहाँ तक है? नियरली अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स। तो मीन्स द वेट ऑफ दिस ह्यूज मास ऑफ एयर exert a pressure at all points and on all the objects of the earth, and this is called atmospheric pressure. Okay, so यूनिट एरिया लेना है इसके लिए, अगर हम कभी भी बात करें तो स्पेशली यूनिट एरिया, दैट जैसे हमारे चारों तरफ 1 मीटर का क्यूब है 1000 किलोमीटर्स तक, तो इतना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है। सो इसके बेटा एप्लीकेशन बेस्ड आपको करने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं, लाइक वाई वी हैव टू टेक द ऑक्सीजन सिलेंडर्स। सो इसके लिए व्हेन वी आर गोइंग एट हाइट, ज़्यादा मतलब ऊंचे, जैसे अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो तो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो क्यों लेके जाना पड़ेगा? या वाई सम पीपल have some problems like breathing या bleeding from nose when they go at higher altitudes, क्यों? Because pressure जब भी हम ऊपर जाते हैं हाइट पे, तो हमारे ऊपर की जो एयर है वो कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा ऊपर जो एयर प्रेशर जो हमें चाहिए, जो हमारे इंटरनल प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सो एक ये क्वेश्चन भी आया था ना, दैट वाई डोंट वी फील दैट प्रेशर, ये हमारे ऊपर इतना प्रेशर है फिर भी हम उसको फील नहीं करते, हम दब क्यों नहीं जाते इतने प्रेशर से? बिकॉज आर इंटरनल प्रेशर इज जस्ट इक्वल टू दैट एक्सटर्नल एयर प्रेशर। हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के आउटसाइड प्रेशर से बिल्कुल इक्वल होता है, जो कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। सो अगर हमारे अंदर का प्रेशर ज़्यादा हुआ और ऊपर वाली एयर कम हो गई, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी, हमारा जो ब्लड है वो बाहर आएगा या सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़? हम स्ट्रॉ से पीते हैं, लिक्विड लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एयर प्रेशर। सिरिंज काम करती है, या पिचकारी काम करती है, या रबर सकर्स काम करते हैं। रबर सकर को जब हम एक सकर को पुश करते हैं किसी स्टूल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो चिपक जाता है, चिपकता नहीं है, कोई फेविकोल नहीं लगाई हमने उसके अंदर। वो क्या होता है कि उस सकर को जब हम पुश करते हैं तो उसके अंदर की सारी एयर बाहर आ जाती है। अब उसके अंदर की सारी एयर बाहर आ जाएगी तो उसके ऊपर एयर का प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा ना, पूरा बाहर वाली प्रेशर, एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके बच्चे। देन जो छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, की कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड लार्जर द फोर्स द हायर द प्रेशर, जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे ज़्यादा उतना प्रेशर ज़्यादा आएगा। एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्टैक्ट एरिया, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा द लोअर द प्रेशर, प्रेशर उतना कम होगा। देन देखो ध्यान से, जब हम इस नेल के ऊपर अगर धीरे से फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे जाएगा ना, और
जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा अंदर जाएगा। अब उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो उसका पॉइंटेड एंड है जो कांटेक्ट में आ रहा है वॉल के, वो कम होना चाहिए, है ना, तभी ज़्यादा प्रेशर लगेगा। एक तो फोर्स ज़्यादा होना चाहिए और प्रेशर कम, जो प्रेशर नहीं, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम। सो ये नेल देखो, नेल का लास्ट वाला एंड जो अंदर जा रहा है वो पॉइंटेड है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया। और फोर्स हम ज़्यादा कब लगा सकते हैं, जब हम उसको ज़ोर से मार सकते हैं। तो अगर पीछे से जहाँ पे ये हैमर लग रहा है वहाँ पे भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पॉइंटेड होता तो हम उस पर ज़्यादा फोर्स ना लगा सकते हैं, वो मुड़ जाता। तभी ये ऊपर से थोड़ा सा इसको ब्रॉड रखते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट हैमर का देखो, हैमर प्रेशर कब लगा पा रहा है, जब फोर्स वो ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है। तो उसका प्रेशर पड़ रहा है नीचे वाले पॉइंटेड एंड के ऊपर और वो उसके अंदर, वॉल के अंदर जा रहा है। Now involve applications involving high pressure and applications involving low pressure, जहाँ पे लो प्रेशर की ज़रूरत है, जहाँ पे हाई प्रेशर की ज़रूरत है, ठीक है। सो अब ये देखियो, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम करने के हिसाब से हम देखते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट हमें ज़्यादा कब करना है और उससे प्रेशर कम कब करना है। प्रेशर जब बसेस और ट्रक जो बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, उससे क्या होगा, लोडेड हैं तो हमारे व्हील्स भी डबल हम कर देंगे, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देंगे तो उसका प्रेशर रोड पे कम पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स या डैम्स बनाते हैं तो उसका बेस हम वाइड कर देते हैं। टैंक्स, बुलडोज़र्स ये सब बनाते हैं तो कैटरपिलर ट्रैक्स, जो उनके कैटरपिलर ट्रैक्स होते हैं ताकि क्योंकि वो टैंक्स और बुलडोज़र्स खुद अपने आप में बहुत हैवी हैं तो उसका प्रेशर नीचे ना जाए। देन रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन आयरन स्लीपर्स। तो बहुत देखो, रेल भी बहुत हैवी होती है तो उसको अगर हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ वो दो पतली पतली रेल्स के ऊपर चलेगी तो उसका जो रेल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा जब रेल मूव करेगी तो वो अंदर रोड के अंदर मिट्टी के अंदर धंस जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम वुडन स्लीपर्स बीच में लगाते हैं जिससे उसका प्रेशर कम पड़ता है। ओके, नाउ द एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग हाई प्रेशर। तो ये आपके पास है ये पिक्चर, इसमें हम नाइफ़ देख रहे हैं। नाइफ़ जितना शार्प होगा उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, ठीक है। अब ये आइस स्केटिंग कर रहे हैं तो उनके जो नेल्स, पेन्स और स्पाइक्स होते हैं जो उनके शूज़ में, उसमें भी उनको मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ता है तो वो अपने आप को तभी कम्पीट कर पाते हैं, ठीक है। सो क्यों मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ता है? बिकॉज नेल्स का कांटेक्ट हो रहा है सरफेस के साथ इंस्टेड ऑफ फुल शू के ऊपर जो स्पाइक्स या नेल्स लगे हुए हैं उनका कांटेक्ट सरफेस के साथ हो रहा है बजाय के पूरे शू के। इस वजह से क्या होता है कि वो उनका कांटेक्ट उनका जो फोर्स है, प्रेशर जो है वो कम लगता है और दे इजीली स्केट और इजीली रन ऑन द सरफेस। सो बच्चे, दिस वाज द ओवरऑल चैप्टर in your of the chapter 4, force and pressure. So do read it, do revise it, read the full chapter. The questions will be from anywhere, and also do read the exercise. Okay beta, all the very best for your test, and please सभी को देना है टेस्ट। आप लोग बहुत सारे बच्चे देते नहीं हो टेस्ट तो आपकी इंटरनल असेसमेंट नहीं लगेगी। सो डू रिमेंबर दैट मेरा आज टेस्ट है, मुझे आज टेस्ट देना है, ठीक है। ध्यान से, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।